अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आर यू ओके? स्टूडेंट्स, क्या आप लोग ठीक हैं? कैन यू हियर मी? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। और हम आपको जज़ाकल्लाह। ठीक है। बस मैं सिर्फ मुझे लग रहा है कि थोड़े से 1-2 मिनट और ले लूँ, कुछ और स्टूडेंट को एडमिट कर लूँ। मेरे पास स्टूडेंट्स अभी कम हैं, तो चैप्टर को समराइज़ कराना था। याद है कल आपसे हमने डिस्कस की थी, अब चैप्टर को समराइज़ करेंगे। लेकिन मुझे 2-4 मिनट और दे दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे पास पार्टिसिपेंट जो है वो दे आर नॉट इनफ। तो 3-4 मिनट और वेट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? तो हम 3-4 मिनट बाद फिर बात करते हैं, ठीक है? फिर आपसे इंशाअल्लाह डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आखिर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आपको तो याद होगा कि आज हमारी क्लास आपसे मेरी कल बात हुई थी कि मैं इसको फिर समरी कराऊंगा, लेकिन बिफोर गोइंग टू समरी तो मैंने सोचा था कि आपसे एक चीज शेयर करूंगा कि आप मुझे ये बताएंगे कि आप मुझे ये बताएंगे कि आपको समरी करके ये चैप्टर समझ में आए, ताकि ये चैप्टर समराइज करके बताना पड़ेगा, लेकिन कल पढ़ाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हम ना बताएं तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा नुकसानदेह हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, चले कल की बात मैं थोड़ी सी रिपीट कर दूं। दिस चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको बताएगा कि ये जो जो मुआजिजा है किसका, ये मेरल्स कहते हैं मुआजिजे को ना। ये जो रेडियो की जो रेडियो का जो मुआजिजा है वो कैसे हुआ, है ना बेटा। तो हम इसको अब इसके अंदर मैंने पूरे चैप्टर को घुमाया है, जो मैं अभी समरी करवाऊंगा आपको, पूरे चैप्टर को घुमाऊंगा, उनमें से कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आज ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप को ये जहन में रखना होगा, यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड कि ये किस तरह समराइज होगा, वो समझना होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं समरी करूं, मैं चाहता हूं कि पहले आपको ये जहन में हो जाए कि हमने कितनी चीजों को, अब मैं समरी करना शुरू करूं, लेकिन बिफोर समरी बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि मेरी सारी बातें आपने नोट करनी है। अगर बेहतर होगा क्या मुझे चैट बॉक्स के थ्रू बता दें कि सर यासीन, आपके पास एक अदद पेन और एक कॉपी मौजूद है, बराबर में कोई पेज मौजूद है, कॉपी और पेन, ताकि वो समरी आप लिख लें। लेकिन उसके मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपके पास एक पेंसिल या पेन और एक पेज हो, 2 पेज हो, जिस पर आप ये समरी के पॉइंट्स लिख लें। ओके, पॉइंट्स लिख लेंगे, अवेलेबल नहीं। अच्छा, तो आपके पास, अगर आप फिर ये समरी को ये आपके पास एक पॉइंट्स की शक्ल में अगर आप लिख लेते तो बेहतर था। तो अगर हो जाए अरेंज 1 मिनट में तो अच्छी बात है, बराबर में से ले लें। जी, जी। जी, जी, एक पेपर और एक पेन रख लें, ताकि आपको अपने हाथ की समरी याद होगी ना, है ना बेटा? ठीक है? तो आज मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा, ठीक है? ज़बरदस्त। तो सब लोगों ने मेरे पास, क्योंकि स्टूडेंट अभी मेरे पास पूरे नहीं हैं, तो अब ये देखना होगा कि हमारे पास पूरे स्टूडेंट नहीं है, तो हम अब फिलहाल चूँकि हम कितनी देर वेट तो नहीं कर सकते, लिहाज़ा हमें इसको समराइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? और आपके पास ये चीज़ें मौजूद होंगी तो मुझे आसानी हो जाएगी। नाउ लेट्स सी, तो अब हमारे पास, पहले तो मैं ये पैराग्राफ एक छोटा-सा इसको मैं पढ़ दूँ, ताकि हमारे पास आसानी हो जाएगी और आप मेरे साथ मिल जाएँगे, ठीक है? ये देखिए कि मैं पहले पढ़ रहा हूँ, फिर आप पैराग्राफ जब मैं आपको लिखवाऊँगा तो फिर आप लिखना शुरू कीजिएगा, अभी मत लिखिएगा, अभी आप समझ लें थोड़ा-सा। क्यों? क्योंकि आपको मैं कल से मिला रहा हूँ अपने साथ, ताकि आप मेरे साथ मिल जाएँ तो आपको आसानी हो जाएगी। लिखा है टेलीग्राफ, टेलीग्राफ और टेलीफ़ोन और ये रेडियो, द स्टोरी ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक फतह है। क्या चीज? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी फतह है। टेलीग्राफ, टेलीफोन और ये रेडियो जो आज हम सुनते हैं हमारे हाथ में, एफएम और ये सब, ये टीवी हमारे पास, रडार, ये तमाम चीजें रेडियो का एक बहुत बड़ा मुआवजा है, एक बहुत बड़ा मुआवजा है। कॉन्क्वेस्ट का मतलब पता है क्या होता है? फतह, ठीक है, ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ, ठीक है, कम्युनिकेशन, यानी क्या लिखा है? द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी फतह है। शाबाश, फतह है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए इसमें 3 लोगों ने बड़ा किरदार किया। अब मैं आपको समरी करवाना शुरू कर रहा हूँ। ये फतह में किस-किस ने किरदार अदा किया? अच्छा, हमने क्या पढ़ना है? किरदार किसने अदा किया?
लिखते जाइएगा, मैं आपको लिखवाता जाऊँगा और इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है? और इसके बाद ये चैप्टर आपके लिए इतना आसान हो जाएगा, हलवा हो जाएगा, ठीक है? और आज ही खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाएँ। लेकिन इसकी फ़तह में 3 लोगों का बड़ा किरदार था। आपने कल मुझसे पढ़ा था, 3 लोगों का बहुत बड़ा किरदार था। एक तो नाम आपको पता है कितने लोग थे? 3 मैन। ये पॉइंट्स नंबर 1। अब आप यहाँ से समरी लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 1। 3 लोग थे, एक था अंग्रेज, इंग्लिशमैन था, ठीक है? और एक था जर्मन और एक था इटालियन, ठीक है? ये पेज जल्दी खत्म हो जाएगा और इस तरह हमारा आसानी से हो जाएगा, ठीक है? और इंशाल्लाह आपकी मगरिब से पहले-पहले हम अपनी अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँगे इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ यहाँ हाइलाइटर यूज़ करूँ अभी फ़िलहाल, तो मैं आपके लिए हाइलाइटर ले लूँ, ठीक है? अच्छा, एक कौन था? एक था इंग्लिशमैन, एक था जर्मन और एक था इटालियन, ठीक है बेटा? हाँ, हाँ, आप इंग्लिश में लिख लें, बिल्कुल आप इंग्लिश में लिख लें पॉइंट्स, ठीक है? हाँ, बिल्कुल लिख लें, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा कर लें। बिल्कुल ऐसा कर लें, ठीक है बेटा? कीप इट अप, शाबाश। अब बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बहुत आसान है चैप्टर, अभी बिल्कुल हलवा करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी मदद करेगा, देखिएगा। अच्छा, अब आप देखिएगा, ये जो अचीवमेंट थी, एक माइलस्टोन थी। अब मैं आपको पॉइंट बताऊँगा। पॉइंट नंबर 1 क्या है हमारे पास? 3 लोगों का बड़ा किरदार था, ये हमने पढ़ा, ठीक है? अब उनके नाम क्या हैं? नाम आपके सामने स्पेलिंग मौजूद है। नंबर 1 हमारे पास है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ये देखें। पहला था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ये नाम ने स्पेलिंग भी ऐसे लिख सकते। और ये कौन था? इंग्लिश था। कौन था? इंग्लिश था, ठीक है? अब पॉइंट नंबर 1 लिख लिया आपने। इसके साथ इसकी इसको क्या लिखेंगे? अब ये कब पैदा हुआ? 1813 में। कब हुआ? 1813 में। यानी 1813 का मतलब समझते हैं ना आप? कब पैदा हुआ? 1813 में। देखिए, जेम्स ये कब, ये देखिए, ये मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ। लिख लिया? लिख लिया बेटा? ये देखें, जेमस क्लार्क मैक्सवेल। आप अपने ईमान से बताइए चैप्टर पढ़ना कितना ज़रूरी है? कितना बड़ा ज़ुल्म होगा अगर आपने ये छोड़ दिया और आपके नंबर कट गए। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जेमस क्लार्क मैक्सवेल कब पैदा हुआ? 1831 में। और इसकी डेथ कब हुई? इसकी डेथ कब हुई? ये भी लिख लीजिए। इसकी डेथ कब हुई? 1879 में। कहां पर? 18, ये ऐसे लिख लें, 1879 में ये इसकी डेथ हो गई। क्लियर हो गई सबको? कितने लोग थे? 3, जिन्होंने एक बड़ा काम किया इसके अंदर। और जिस एक था अंग्रेज जिसका नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। और ये कब पैदा हुआ? 1831 को। और इसकी डेथ कब हुई? 1879 में इसकी डेथ हो गई थी। क्लियर हो गया सबको? जरा यहां तक बताइएगा, सबको समझ में आ गया है ना? एमसीक्यूज काम का। ये ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ के निकालूंगा चैप्टर से, आपको मुश्किल नहीं होगी। जी, बता दीजिएगा मुझे, समझ में आ गया सबको बेटा? हाँ, देखिए, अब आप देखें, अब आप समझ लीजिएगा। मैं आपसे एक आपके लिए मैं आपको रिपीट भी करूंगा और हम, ठीक है? मैं आपके लिए रिपीट भी कर दूंगा, आप परेशान मत हो। मैं रिपीट भी कर दूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये एमसीक्यूज है या क्वेश्चन। देखो बेटा, मेरे बच्चों, तुम लोग अब फर्स्ट ईयर में आ गए हो ना? जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन की शक्ल में भी आ सकता है और एमसीक्यूज की शक्ल में भी आ सकता है। मसलन मैं आपको सवाल बताता हूँ, ठीक है? हमारे बच्चे बड़ी दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि सर एमसीक्यूज है या सवाल है। तो सुनो, सवाल आएगा तो आएगा कि राइट फ्यू लाइन अबाउट, है ना? राइट फ्यू लाइन अबाउट जेमस क्लर्क मैक्सवेल के बारे में लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे कि जेमस क्लर्क मैक्सवेल वाज बोर्न 1831 एंड डाइड इन 1879। इसकी डेथ हो गई, है ना? ही वाज इन इंग्लिश फ्रॉम इंग्लैंड एंड ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल
इन द मैसेज ऑफ रेडियो। ये आपने लिख दी चंद लाइन। अब ये आप एमसीक्यूज में आ जाए कि वो 1879 में मरा था या पैदा हुआ था, ये तो आपको, तो आपने मेरे पॉइंट्स को एमसीक्यूज भी लेना है और शॉर्ट आंसर भी लेना है मेरे बच्चों। अब क्लियर हो गई सबको? जी, ये पॉइंट्स में लिखना है ना बेटा। अच्छा, जब आप पॉइंट्स में लिख लेंगे तो पूरा चैप्टर आपके एक पेज पर आ जाएगा, ठीक है? तो आपको आसानी हो जाएगी। बहुत, अब पूरा चैप्टर आपके एक, समझ लें कि बहुत ही शॉर्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? आप अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? जी, मुझे बताइएगा आपको समझ में आ गया यहाँ तक? मुझे ज़रा चैट बॉक्स के थ्रू बताइएगा कि आपको समझ में आ गया? ठीक है? ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? ये पॉइंट्स भी हैं और ये समरी भी बना रहा हूँ, लेकिन समरी में पॉइंट से बता रहा हूँ, ताकि आपको चैप्टर अगर मैंने लिखवाना शुरू कर दिया, वो तो फिर पूरा चैप्टर बन जाएगा। तो लिहाजा हमें इस समरी को पॉइंट्स की शक्ल में बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि वो पॉइंट्स आपके ज़हन में रह जाएँगे, तो पूरा चैप्टर आपके ज़हन में रह जाएगा। ठीक है? और ये एमसीक्यूज़ बेस्ड भी बन जाएगा और पूरा चैप्टर समराइज़ भी हो जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। मैं रिपीट कर देता हूँ कि जेमस क्लर्क जो था, मैक्सवेल वाज़ हाँ, नहीं आती, समरी नहीं आती, लेकिन मैं चैप्टर समराइज करा रहा हूं ताकि बच्चे इसको शॉर्ट तरीके से समझ लें, ठीक है? शाबाश, शाबाश। ठीक है? समरी नहीं आ रही, लेकिन चैप्टर समराइज करने का मतलब ये है कि ये बड़ा चैप्टर है, आपको मुश्किल हो रही थी, तो मैंने इसके पॉइंट्स लिखवाकर आपको क्लियर कर देता हूं, ताकि आपकी कम मेहनत में पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाए। ये मैं चाहता था। ठीक है? क्लियर हो गए सबको? ठीक है? समरी नहीं आती, लेकिन एमसीक्यूज तो आएँगे और क्वेश्चन आंसर भी आएँगे, तो हम क्वेश्चन आंसर का भी समझ जाएँगे और पूरा चैप्टर हमारे हाथ में आ जाएगा। क्लियर हो गए सबको? अब आपने पॉइंट नंबर 1 लिख लिया। पॉइंट नंबर 2 आप देखिए ज़रा इसको। एक 3 आदमी थे और तीसरे में कौन था? अच्छा, दूसरे में हमारे पास एक आदमी है, उसका नाम है हेनरिच हर्ट्ज। मैं ये देखिए नाम आपको बता रहा हूँ। दूसरा आदमी कौन-सा था जिसने बहुत काम किया? उसका नाम क्या था? ये देखिए, हेनरिच, ठीक है? ये इसका नाम है, इसके आपके सामने लिखा हुआ है। ये नाम है HERTZI, हर्ट्ज़न। यानी वैसे इसको आप क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? इसका पूरा नाम क्या है? HEIN, हेनरिच हर्ट्ज। तो हर्ट्ज जो है ये भी एक आदमी था और ये जर्मन था। कौन था? जर्मन था ये। लिख लीजिएगा। जी। हाँ, नेम तो अलग लिखा है ना, ठीक है? आप देखिए ना, यानी देखिए हाँ, नेम आप देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, इस क्या नाम समझ में आ रहा है आपको? ये नाम समझ में आ रहा है? क्या नाम है इसका? हेनरिच हर्ट्ज। और ये कौन था? कौन था? जर्मन था। ज़बरदस्त। अच्छा, ये कब पैदा हुआ? ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए एमसीक्यूज़ की पूरा चैप्टर आपके हाथ में आ रहा है। ये कब पैदा हुआ? 1857 को। कब पैदा हुआ? 1857 को। 1857 को पैदा हुआ और डेथ कब हुई इसकी? लिख लीजिए। डेथ भी लिख लीजिए 18, ठीक है, 97। 1897 को इसकी डेथ हुई। लिख लिया आपने? जर्मन था। 1857 एमसीक्यूज, 1897 डेथ हो गई, एमसीक्यूज। अच्छा, ये सवाल भी आ जाएगा और एमसीक्यूज भी आ जाएगा। एक तीर में दो निशाने लगे ना हमारे। एक तीर में दो निशाने। समझ में आ रही है आपको? क्योंकि आपने मुझसे कल कहा था कि सर ये चैप्टर बहुत बड़ा भी है और इसको समझाना, आप बोर हो जा रहे थे, नींदें आ रही थी आपको, तो मैंने सोचा कि मैं आपको समराइज कर देता हूँ चैप्टर की। ठीक है? अब समझ में आ रहा है आपको? आगे चलते हैं।
एक और पॉइंट आपसे शेयर कर रहा हूं मैं। दो आदमी हो गए, अब तीसरा आदमी क्या था? तीसरा आदमी कौन है हमारे पास? उसका नाम है, उसका नाम क्या है, मैं आपको बता देता हूं। उसको कहते थे गिलियन मार्कोनी। क्या नाम था उसका? गिलियन मार्कोनी नाम था उसका। ये देखिए आपका नाम लिखा हुआ मार्कोनी। क्या नाम है इसका? ये मार्कोनी, ये नाम लिखा है आप। तो एक आदमी है जो मार्कोनी है, और मार्कोनी कौन था? इटालियन था। कौन था? इटालियन था। ये कौन था? इटालियन। ठीक है, ये दोनों मैंने हाईलाइट कर दिए। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? मार्कोनी कहां से था? इटालियन था। और ये कब पैदा हुआ? 1874 में। ये कब पैदा हुआ? 1874 में पैदा हुआ। ठीक है। और इसकी डेथ कब हुई? 18 1870 1830 1937, सॉरी। ठीक है। ये क्या है, इसकी डेथ कब हुई? मैं इसको लिख देता हूं, 1937 में इस शख्स की डेथ हो गई थी। अब समझ में आ गई सबको? कब पैदा हुआ? 1874। मैं दोबारा इसको लिख देता हूं, 1874 को पैदा हुआ, और डेथ कब हुई? 1937 को। और ये कहां का था? इटालियन था। एमसीक्यूज हो गया, क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। ये पूरा पेज कवर कर रहा हूं मैं इस वक्त, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, अब आ जाते हैं। अब इन्होंने क्या क्या काम किया, अब इसे जरा सहन में रखिएगा। इसको ज़हन में रखिएगा, जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको ज़हन में रखते जाइएगा। मेरे साथ-साथ चैप्टर को समझते जाइएगा। ये हम पूरा पेज कवर कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हमें समझना होगा कि अब पहले नंबर पे कौन था? पहले नंबर पे हमारे पास कौन था? याद है ना, क्या था? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ये पॉइंट बता रहा हूं, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ठीक है। इसने क्या किया? इसने डिस्कवर किया था प्रिंसिपल ऑफ वायरलेस को। क्या डिस्कवर किया था? प्रिंसिपल डिस्कवर किए थे इसने। क्या किया था? प्रिंसिपल, यानी उसूल बनाए। क्या बनाए थे? उसूल। और किस चीज के उसूल बनाए थे इसने? किसके? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वायरलेस। ये जो वायरलेस था ना, मैं इसको वायरलेस समझते ना, WIRE, वायर, LESS, वायरलेस, यानी बगैर तार के उसूल बनाए कि रोशनी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। इसने क्या बनाया? मैं फिर पढ़ देता हूं, आपको सुना भी देता हूं, और मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसने क्या किया? डिस्कवर किया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वायरलेस। वायरलेस के क्या बनाए इसने? उसूल बनाए। फंडामेंटल प्रिंसिपल बनाए ऑफ वायरलेस। लिख लिया आपने? क्योंकि आपको समझाना बहुत जरूरी है चैप्टर, वरना हम तो आज ही खत्म कर देंगे इसको, आज ही। ठीक है। अच्छा, और दूसरे ने क्या किया था, मैं बताता हूं। अच्छा, अच्छा, समझ में आ गया। ठीक है मुबशिर, आपको समझ में आ गया, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं आसान पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आसान कर रहा हूँ, ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। अब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वो पूरा चैप्टर कवर तो हो रहा है इसमें, लेकिन लाइन पॉइंट्स में कर रहा हूं मैं इसको, तो आपके लिए आसानी हो रही है। और आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में भी मुबशिर आसान हो जाएगी, है ना? ठीक है। तो आप परेशान मत होइएगा, और कोई मुश्किल हो तो मुझे बताते जाइएगा, परेशान मत हो। आइए भाई, अब पेपर में सवाल आएगा। पेपर में सवाल आएगा, जेम्स हेनरी क्लर्क ने क्या किया? तो आप क्या कहेंगे? इसने डिस्कवर किया फंडामेंटल, यानी बुनियादी, प्रिंसिपल माने उसूल, ऑफ वायरलेस। इसने बुनियादी उसूल बनाए थे वायरलेस के। ठीक है, क्लियर हो गई? अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आप चले जाएं। आप अपना पॉइंट नंबर खुद डाल सकते हैं, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए, अब एक आदमी ने तो क्या किया? बुनियादी उसूल बनाए। क्या नाम है उसका? ठीक है, जेम्स क्लर्क। एक आदमी और था, याद करो, उसका नाम क्या है? मैंने अभी अभी बताया था, सेकंड बंदा कौन था? उसका नाम था हर्ट्ज। क्या नाम था उसका?
हर्ट्ज। ये देखिए, आपको मैं फिर बता देता हूं, ये ये देखिए लिखा है हेनरिच हर्ट्ज, ये लिखा नजर आ रहा है। हाँ, ये इसका नाम है। अच्छा, इसने क्या किया? पूरा 5 नंबर का सवाल एक लाइन में बता रहा हूं, एक लाइन में बता रहा हूं, आपको कवर करा रहा हूं। इसने क्या किया? हाइनरिच रिच ने क्या किया था? ये जर्मन था। कौन था? जर्मन था। और इसने क्या किया था? ठीक है, इसने क्या किया था? डिस्कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव्स। इसने क्या किया था? कॉन्सेप्ट ऑफ, मैं लिख देता हूं, CON, याद है? कॉन्सेप्ट, CEPT। मैं इससे आसान क्या करूं? कॉन्सेप्ट, है ना? कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ वेव्स। कॉन्सेप्ट ऑफ वेव्स, यानी उसने लहरों का, डब्ल्यू, वेव्स, है ना? वेव्स कहते हैं किसी के, लहरों को कहते हैं ना, आप समझ ले, WAVES, यानी उसने वेव्स का कॉन्सेप्ट दिया। ये लिख लिया आपने? अच्छा, उसने क्या किया था? प्रिंसिपल बनाया। देखो, हाथ के हाथ पूरा चैप्टर याद करा दूंगा मैं भी, देखिएगा जब आप ख्वाब में भी आपको ये याद आएगा। ठीक है, आप समझ लीजिए कि आपको तो इससे आसान क्या बताऊं। मैं जेम्स क्लर्क का दोबारा बता देता हूं, अभी बता दूं बशीर, कोई मसला ही नहीं है। जेम्स क्लर्क ने क्या किया था बेटा? लिख लो, डिस्कवर फंडामेंटल प्रिंसिपल और वायरलेस। फिर से लिखो, डिस्कवर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वायरलेस। आ गया? ठीक है बेटा, बाकर बाकर समझ में आ रहा है बेटा आपको? जबरदस्त, थैंक यू मुबशिर, वेलकम वेलकम। अच्छा, और हार्ट्स ने क्या किया था? डिस्कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव्स। दोनों का काम अलग अलग है ना? अब देखो, पेपर में MCQs आ जाए, खुदा की कसम, ये मेरे बच्चे जितने बैठे हैं मेरे पास, इन्हें रटा हुआ होगा कि मैक्सवेल ने क्या किया था? फंडामेंटल प्रिंसिपल बनाए थे। खुदा की कसम, इतना आसान हो गया। दूसरे में क्या किया? हर्ट्स ने क्या किया था? उसने कॉन्सेप्ट का डिस्कवर किया था, किसका? वेव्स का। तो दोनों हो गए। अब तीसरा क्या है? मार्कोनी। क्या नाम है उसका? मार्कोनी। ये देखिए आप, अगर आपके पास मार्कोनी के आपके पास मौजूद होगा, ये देखें, ये छोटा सा था, इतनी उम्र नहीं थी इसकी, यंग था ना, यंग मार्कोनी, है ना? इसने क्या किया? मैं बताऊं, अब इसको भी लिख लीजिएगा, आप समझ जाइएगा। मार्कोनी ने क्या किया था? मार्कोनी ने किया था, इन्वेंटेड, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट टू पुट इनटू प्रैक्टिस। हाय 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 हाय, इसने क्या किया था? इंस्ट्रूमेंट इजाद किया था। क्या किया था? इंस्ट्रूमेंट। क्या किया था? ये देखें, ये देखो, मैं लिख रहा हूं, ये देखो लिखा सामने, एन मार्कोनी इन्वेंटेड द इंस्ट्रूमेंट। आसान है ना? इसने सामान बनाया जिससे इसको प्रैक्टिकल अमल में लाने के लिए आसानी हो गई, है ना? ये देखो, देखो अब तो उतार रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना? मार्कोनी ने क्या किया? मार्कोनी इन्वेंटेड द इंस्ट्रूमेंट विच पुट दिस आइडिया टू प्रैक्टिस। समझे मेरे बच्चों? यानी हमें ये पता चल गया कि मार्कोनी ने क्या काम किया था? उसने इंस्ट्रूमेंट बनाया था। क्यों? कि जो आइडिया हमें जेमस ने दिया, जो आइडिया हमें हर्ट्स ने दिया, उसे नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। क्या बनाया? इंस्ट्रूमेंट बनाया। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? आप समझ में आ गई किसने क्या किया? क्लियर हो गई? यहां तक क्लियर हो गया बेटा? जरा मुझे बताइएगा चैट बॉक्स के थ्रू। जी जनाब, अब आ जाते हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा, अब आप ये देखिए, अब हम एक चीज और करते हैं, ठीक है? अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? अब आप ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अब हर एक ने अपना अपना काम किया,
ठीक है, ठीक है, हर एक ने अपना अपना काम किया। लेकिन यार जो मैक्सवेल का काम था, किसका काम था? मैक्सवेल का। वो मैथमेटिकली रहा, हिसाब किताब की हद तक। ठीक है, अब आप देखिए, जब मैं आपसे कहूं ना आप लिखिएगा तो फिर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी आप सुन ले सिर्फ, ताकि आपको आसानी रहे। अच्छा, एक लफ्ज आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इन्होंने जो काम किया था वो आपके पास, अब देखिए, अच्छा अब हुआ ये कि मैक्सवेल ने क्या किया? मैथमेटिकली काम किया। क्या काम किया? मैथमेटिकली काम किया था, है ना? यानी देखिए मोहम्मद अरहम, आप पूछ रहे हैं कि सर हम चैप्टर्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन सर क्वेश्चन आंसर कब होंगे सर, है ना? ये पूछना चाह रहे हैं ना आप? तो देखो बेटा, हम जब चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, ये तो आप नोट्स के थ्रू आप याद करेंगे ना, कि मिसाल के तौर पे चाहे तो बुक से याद कर लें जो आपके सामने मौजूद है। लेकिन अगर आप इससे नहीं करना चाहते, तो बेटा मोहम्मद अरहम, आपको क्या करना होगा? नोट्स के थ्रू भी आप इसको याद कर सकते हैं, और नोट्स आपको कैरियर कोचिंग सेंटर से मिल जाएंगे। लेकिन पढ़ा हुआ होगा तो याद करने में आसानी होगी, अगर नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। और मैं तो कभी भी बच्चों को रटने के लिए कभी कभी भी नहीं कहूंगा। ठीक है, तो आप परेशान मत हो, आपको क्वेश्चन आंसर के लिए, नोट्स के लिए कैरियर कोचिंग सेंटर से आपको तैयार मिल जाएंगे। ठीक है, अब सही है आपको? अच्छा, अब ठीक है, कोई बात नहीं यार, हम कोई मसला नहीं है यार, हम यार कोई परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है, तुमने फेडरल बोर्ड से पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब तो तुम हमारे बोर्ड में हो ना, तो अब हमारा मसला है, आपका मसला नहीं है ये। नोट्स तो हम देंगे ना आपको, आप परेशान मत हो। लेकिन हाँ अरहम, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये समझ में आना चाहिए बेटा अरहम, ठीक है ना? तो अगर कोई मसला ना हो तो मेरा ये बेटा मुझसे पूछेगा, आई विल टेल यू विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, ये है मेरी जिम्मेदारी इंशाल्लाह। ओके, वी आई लव माय स्टूडेंट्स। ओके, यू आर नॉट ओनली माय स्टूडेंट एज वेल माय सन। ठीक है, आप हमारे बच्चे भी हो, और आप परेशान मत हो। आपको क्या आना चाहिए? समझ में आना चाहिए। नोट से याद करना, अच्छा होता पता है क्या है? अब लोग क्या करते हैं, नॉर्मली होता है कि लोग ना नोट्स तो ले लेते हैं मगर ना क्लास नहीं लेते, तो उनसे याद ही नहीं होता। अब तुम देखना अरहम, ये चैप्टर सबसे मुश्किल चैप्टर है, पता है आपको? लेकिन यकीन जाने बता रहा हूं कि आपको इंतहाई आसानी से याद हो जाएगा। आपको मैंने पॉइंट समझा दिए ना मैंने सारे, तो आप तो खुद ब खुद आप समझ याद कर लेंगे इंशाल्लाह आपको। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट योर आंसर। अच्छा, अब ये जो मैंने स्लाइड लगाई है ना, आपने इसको एक तरफ रख के, स्लाइड को एक तरफ रख के मेरे पॉइंट्स को नोट कर लें। मेरा पॉइंट्स क्या है? मेरे उन पॉइंट्स में से एक नया पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि जहन में रखना कि मैक्सवेल का काम जो था ना, ठीक है ना, वो वो एक मैथ था। यानी मैक्सवेल ने क्या किया? इसको मैथमेटिकली काम कर लिया। क्या काम किया? कैलकुलेशन कर ली। मैथ से मुराद क्या है? कैलकुलेशन कर ली। लेकिन इसको इसको हर्ट्स ने लेबोरेटरी में प्रूफ करा। किसने? हर्ट्स ने। लेबोरेटरी, अब लेबोरेटरी समझते हैं ना? LAB, ठीक है, हाँ लेबर, LABOR, ठीक है, तो LABOR, ठीक है, लेबर, हाँ याद है ना लेबोरेटरी की स्पेलिंग? लेबोरेटरी, ठीक है, BORA, BORA। तो लेबोरेटरी की स्पेलिंग क्या है? मैं दोबारा बता देता हूं, लेबोरेटरी के अंदर इसने इसको साबित किया, LABOR, लेबर टरी, ठीक है, TORY, लेबोरेटरी। तो अच्छा, इसको लेबोरेटरी में किसने साबित किया इसके आंसर को? मैथमेटिकली काम किसने किया था? मैक्सवेल ने। और इसको लैब में किसने साबित किया? हर्ट्ज ने। तो हर काम एक दूसरे काम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? हर काम एक दूसरे काम से जुड़ गया। ठीक है, क्लियर हो गई सबको? हाँ, मैं अभी कर देता हूं। ठीक है, जेमस के काम को, जो कि मैथमेटिकली काम था, इसको लेबोरेटरी में किसने साबित किया? हर्ट्ज ने।
हर्ट्ज ने इसको कर दिया, ठीक है। और हर्ट्ज कौन था आप जानते हैं ना, फिर बताता हूं, जर्मन था। यानी अंग्रेज के काम को फिर हर्ट्ज ने आगे बढ़ाया और लेबोरेटरी तक ले गया। हाँ, उसने कहा कि लहरें सफर करती हैं। और अच्छा, मैक्सवेल ने कहा था कि रोशनी रोशनी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक ही तरह की चीजें हैं, दोनों सफर करती हैं, दोनों लहरों में सफर करती हैं। लेकिन इसको मैथमेटिकली साबित तो कर दिया था, लेकिन इसको लेबोरेटरी में किसने साबित किया? हर्ट्ज ने। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, हाँ, इंग्लिश में कैसे लिखे, हाँ मैं बता देता हूं, बिल्कुल बता देता हूं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अब इसको क्या लिखेंगे। आप लिख लें अगर लिखना चाहें, मैं अभी 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 आपको अभी बता देता हूं। यानी हर्ट्ज प्रूव्ड मैक्सवेल थ्योरी इन लेबोरेटरी, बस। हर्ट्ज प्रूव हर्ट्ज प्रूव्ड मैक्सवेल मैक्सवेल थ्योरी इन लेबोरेटरी, बस इतनी सी लाइन है। अब समझ में आ गई बाकर भाई, समझ में आ गई आपको? हाँ, कितना आसान है यार। हर्ट्ज ने मैक्सवेल की थ्योरी को लेबोरेटरी में प्रूफ कर दिया। अब आगे चलते हैं। एक आदमी था, उसका नाम था प्रोफेसर रिगी। उसका नाम क्या था? प्रोफेसर रिगी। उसका नाम क्या था? प्रोफेसर रिगी नाम था उसका। ठीक है, और मैं आपको, अच्छा ये देखिए, मैंने दोबारा स्लाइड लगाई है आपको आसानी के लिए, आपको मैंने दोबारा बता देता हूं। एक कौन था? प्रोफेसर रिगी था। कौन था? प्रोफेसर रिगी। ठीक है, अच्छा अब उसने क्या किया? प्रोफेसर रिगी था। कौन था? प्रोफेसर रिगी। ये देखिए, मैंने नाम, ये नजर आ रहा है आपको, प्रोफेसर रिगी। ये बंदा था एक प्रोफेसर रिगी, ठीक है। और ये क्या करता था? ये जो था प्रोफेसर रिगी जो था, वो हमें ये समझना होगा कि टीचर था किसका? मॉर्कोनी का। किसका टीचर था? मॉर्कोनी का टीचर था वो। हाँ, मॉर्कोनी का टीचर था। उसने उसने बताया, उसने मदद की अपने स्टूडेंट की, और बताया है कि रोशनी और वेव, ठीक है, इनके अंदर बड़ा बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी पोटेंशियलिटीज है इसके अंदर, यानी इसके अंदर बड़ी ताकत है। उसने बताया। किसने बताया? प्रोफेसर। अच्छा, अब एमसीक्यूज में आएगा ना, तो प्रोफेसर रगी टोल्ड मार्कोनी हिज स्टूडेंट दैट लाइट है ना, एंड वेव्स हैव वेरी पोटेंशियल, इनका बहुत ज्यादा। अब देखो, मैंने यहां पर आपको आपको बता दूं, अगर मैं, ये देखिए, ये आप पढ़ लीजिए अगर आप मेरी बात पे, आपको देखें यंग, इसको क्या बताया था? पोटेंशियलिटीज। क्या बताया था? पोटेंशियलिटी। उसने बताया कि भाई इसमें बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी ताकत है, बड़ा कुछ है। तो इसको बताने वाला कौन था? प्रोफेसर रगी। प्रोफेसर रगी टोल्ड हिज स्टूडेंट मार्कोनी दैट लाइट एंड वेव्स हैव वेरी पोटेंशियलिटीज। क्लियर हो गई? यहां तक क्लियर हो गया बेटा आपको? ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पेज पलट के आपको बता दिया कि ये यहां लिखा हुआ था, ताकि बच्चे ये ना समझें कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, बहुत शॉर्ट तरीके से। अब आ जाते हैं अगली तरफ। अब आ जाते हैं अगली तरफ। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया, अब हमें पता चल गया मैक्सवेल की थ्योरी थी। अच्छा, वो थ्योरी क्या थी? देखें, वो थ्योरी क्या थी कि हमारे पास एक डिजिट है, कि इसकी स्पीड क्या थी। हम अब हमारे मैं आपको एक डिजिट बता रहा हूं, 186,000 माइल्स से शुरू होती थी।
देखिए स्पीड बता रहा हूं मैं आपको, रोशनी की स्पीड, और वो जो स्पीड जो किसकी थी बेसिकली, यानी यानी किसकी बात हो रही है? बात हो रही है कि हमें ये पता चल रहा है कि रेडियो की जो लहरें हैं उसकी स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड है उसकी, ये देख लीजिए। जिसे अगर आप समझते हैं तो आप 1,86,000 माइल्स, 186,000 माइल्स, ठीक है, से शुरू होती है और 3 लाख माइल तक जाती है किलोमीटर पर सेकंड। आप अगर चाहें तो लिखना चाहें लिख लें, दोबारा लिखें। 1,86,000 माइल सफर करती है ये रेडियो की लहरें, और इलेक्ट्रिसिटी की लहरें, वेव्स, 1,86,000 माइल से लेकर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड सफर करती है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो ये मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब ये एमसीक्यूज में आएगा। अब देखो, अब मुझे बताओ कि ये कितना खतरनाक एमसीक्यूज है। अगर हम चैप्टर छोड़ दें तो हमारे तो गले पड़ जाएगा, तो हमारे बच्चों को तो फ्यूचर तबाह हो जाएगा। तो लिहाजा एम समरी करना फन नहीं है कि कोई चीज छूट ना जाए, ये हमें समझना होगा। तो यहां पर इस चीज को जहन में रखिएगा कि 1,86,000 माइल से लेकर 3 लाख, है ना, 30, है ना, 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के लिहाज से ये स्पीड है इसकी। और इसे किसने बताया था? किसने बताया था? मैक्सवेल ने। तो ये तो सर मैथमेटिकली हुआ ना। अब समझ में आ रहा है कि इसने ये डिजिट तो हमें ढूंढ के दे दिया, डिजिट तो ढूंढ के दे दिया, मगर साबित किसने किया था? हर्ट्ज ने। कहां पर? लेबोरेटरी में। अब समझ में आ गई? यहां तक समझ में आया? जरा मुझे बता दो चैट बॉक्स के थ्रू। जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह। बस बस बन गया काम, इंशाल्लाह बन गया काम। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको चैप्टर ऐसा रटवा दूंगा इंशाल्लाह, ख्वाब में भी आएगा आपको। अब आपको ढंग का ख्वाब भी नहीं आएगा। जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल। आगे चलते हैं, ठीक है? डिजिट रिपीट मैं फिर कर देता हूं। हुजैफा, हुजैफा शब्बीर, दोबारा कर देता हूं, ठीक है? 1,86,000, 1 लाख स्पीड क्या है? 1,86,000, यानी अगर मैं इसको लिखवा दूं 186,000 से लेकर 3 लाख, यानी 3 लाख के इसको कैसे लिखेंगे? 3 लिखने के बाद 5 टाइम्स 0 लगा दें, तो पर किलोमीटर, किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में इतनी स्पीड से आती है आपके पास लहरें। किसकी? इलेक्ट्रिक की और रेडियो की, और दोनों में कोई फर्क नहीं है। हाँ, रेडियो वेव्स की बात हो रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी बात हो रही है, और इलेक्ट्रिक की बात भी हो रही है। किसकी? इलेक्ट्रिक। क्योंकि ये कहते थे कि टेलीग्राफ और टेलीफोन और रेडियो में ये तमाम चीजें इस्तेमाल होती हैं, लिहाजा इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों की स्पीड सेम है। अब समझ में आ गया आपको? और मगर ये डिजिट हमें किसने दिए थे? किसने दिए थे? मैक्सवेल ने। लेकिन इसे साबित किया किसने लेबोरेटरी में? हर्ट्ज ने। जबरदस्त, क्लियर हो गई सबको? शाबाश, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बस अब थोड़ा सा रह गया है, लेकिन मैं देखो समझाने वाला चैप्टर है बेटा, ये हम मैं खींच नहीं सकता। चाहे देखो ना, अगर मैं इसे कम तोलूंगा तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। बिल्कुल आपके जहन में, ठीक है? अब ये डिजिट जो है वो, डिजिट क्यों दिए थे? अरे भाई उसने साबित किया ना कि ये डिजिट है, कि ये रोशनी की स्पीड ये है। उसने बताया, उसने बताया कि इसकी स्पीड ये है, मगर ये मैथमेटिकली था, और अमली तौर पर लैब में किसने साबित किया? हर्ट्ज ने। तो ये एमसीक्यूज भी हो सकता है और क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है। यानी हु प्रूव्ड, हु गेव द डिजिट ऑफ दिस गिवन बाय, तो आप कहेंगे मैक्सवेल गेव दैट वन डिजिट मैथमेटिकली एंड ही प्रूव्ड। एंड आप फिर सवाल आएगा कि हु प्रूव्ड इन अ लेबोरेटरी,
राइट द आंसर। तो आप इसको कहेंगे हर्ट्ज प्रूव इन अ लेबोरेटरी दैट, ठीक है, कि 1,86,000 माइल्स टू 3 lakhs किलोमीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स एंड इलेक्ट्रिक वेव्स। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे चल रहे हैं। अब ना 1912 की बात है। 1912 की बात है। 19, ये मैं बता रहा हूं 19, और तकरीबन आप यूं समझ जाइए कि 19 से लेकर 12 की बात हो रही है। 1912 एमसीक्यूज आएगा बेटा, ये बड़ा खतरनाक है। 1912 में, ठीक है, 1912 के अंदर ये साबित हो गया। 1912 के अंदर, 1912 के अंदर मार्कोनी ने मैनेज कर दिया कि डायरेक्ट वायरलेस इन अ स्ट्रेट लाइन। लो भाई, यानी वायरलेस जो है वो सफर करता है। यानी हमें ये समझना होगा 1912 में, ठीक है बाकर, 1912 में, 1912, 1912 में। और क्या बताया उसने? बताया कि ये वायरलेस जो होती है ना, जो बगैर तार के वायरलेस वेव्स जो है वो सीधी लाइन में सफर करती है। कौन सी? ये मैंने बना के दिखा दी, सीधी लाइन। अब समझ में आ रही है आपको? उसने कहा कि वायरलेस जो है वो स्ट्रेट लाइन में सफर करती है। ये कब साबित हुआ? 1912 में। अब समझ में आ रही है? लिख लिया ना। इन 1912 मार्कोनी मैनेज टू डायरेक्ट वायरलेस इन अ स्ट्रेट लाइन। उसने मैनेज कर दिया कि 1912 में, कसम खुदा की, इससे आसान मैं पढ़ा नहीं सकता। पढ़ा मैं जिंदगी मैंने ऐसे नहीं पढ़ा। मैं आज जिंदगी में पहली मर्तबा शॉर्ट कर रहा हूं, क्योंकि तुम लोगों ने कल कहा था कि सर हम बोरियत हो रही है। हालांकि बताऊं, पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए, मैं तो कहता हूँ पूरा चैप्टर। लेकिन बहरहाल तुम लोग, तुम्हारी आसानी कर रहा हूं, ठीक है, इससे भी चैप्टर तो कवर हो रहा है, लेकिन मेहनत कम हो रही है, लेकिन काम ज्यादा हो रहा है। उसमें क्या था, मेहनत ज्यादा थी और एक एक वर्ड आपको क्लियर हो रहा था। लेकिन चूंकि आप लोग बहरहाल स्टूडेंट की को समझना है, अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो दैट्स वेल डन, वेल डन, मुझे खुशी होगी। तो उसने कहा कि 1912 में कि ये रोशनी और इलेक्ट्रिक की जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन सफर करती है, सीधा। और ये कब साबित हुआ? 1912 के अंदर। क्लियर हो गई? आइडिया मिल गया एक और। अब एक और आइडिया आ जाए। अब ये पॉसिबल किया, पॉसिबल हुआ ना? आगे चलूं मैं? अच्छा, अब आगे सुनिएगा जरा, एक बड़ा अहम पॉइंट बता रहा हूं मैं। ना 1896 में, कब की बात है? 18, है ना, 96, 1896, 1896, 1896 के अंदर मार्कोनी ने एक काम किया। मार्कोनी ने काम किया, वो क्या किया कि अपनी इस इजाद को, कि जनाब एक सफर करती है ये स्ट्रेट लाइन में, ये वो कहां लेकर चला गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। कहां पर? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। कहां चला गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। अच्छा, एक बात बताओ, मार्कोनी कहां का था? इटली का। और लेकर कहां गया? बर्तानिया। तो ये कामयाबी जो है ना, जरा मैं बड़ी सियासी बात कर रहा हूं इस वक्त, ये कामयाबी जो थी वो इटालियन साइंसदान की थी। और ये लेकर बेचारा कहां चला? इटली के लोग गरीब है ना, इटली के लोग इतने अमीर नहीं थे उस वक्त। यूरोप का वो हिस्सा था, आज भी है, लेकिन वो इतना अमीर मुल्क थोड़ी था इटली। वो लेकर कहां चला गया? बर्तानिया। और बर्तानिया में गवर्नमेंट को वो ऑफर कर दी, और गवर्नमेंट ने इसका फायदा उठाया, एक रेडियो स्टेशन बनाया, इसको टेलीग्राम में इस्तेमाल किया, इस सोच को। और इसको नेवी के लिए, जहाजों को, नेवी के लिए कि हमारा जहाज कहाँ खड़ा है उसके इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया। और प्रेस में, खबरों में इस्तेमाल किया, कि आप खबरें इधर से उधर पहुंचाने के लिए जब आप टाइप करते थे
तो खबर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती थी। अब समझ में आ रही है आपको? तो मार्कोनी ने ये अपनी इजाद लेकर कहाँ आ गया? सबमिटेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वहां लेकर आ गया, इंग्लैंड लेकर आ गया। और इंग्लैंड, बर्तानिया की हुकूमत ने इसे कहां इस्तेमाल किया? कहां पर? प्रेस के अंदर, नेवी के अंदर, खास तौर पे कहां पर? नेवी के अंदर। क्योंकि आप पता है, आप रेडियो के थ्रू पैगाम देते हैं ना कि हमारा जहाज कहां खड़ा है, तो पहली कामयाबी उन्होंने इसको प्रैक्टिकली तौर पर अमल किया कि हमारा शिप जो है वो पानी में कहां फंसा हुआ है, वो रेडियो के जरिए आपस में बातें करते थे। क्लियर हो गई? यहां तक बताएं, क्लियर हो गया? ठीक। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, थोड़ा-थोड़ा समझा रहा हूँ मैं, ठीक है? और मैं इसको यहाँ पर, मैं इसको इसकी हल्का-सा टच फिर कराऊँगा दोबारा, क्योंकि मुश्किल चैप्टर है, मुझे समझाने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि बच्चे तो हाँ में हाँ कर देंगे, खुदा ना खास्ता पेपर में बच्चों के साथ गड़बड़ ना हो। ठीक है? मैं चाहता हूँ जब तुम्हारा पेपर आए तो तुम मुझे दुआएँ दो। मुझे तुम्हारी दुआएँ लेनी है। अब आ जाओ भाई अगली तरफ, ठीक है? अब क्या हुआ? 1912 के अंदर, 1912 में, ठीक है? आपको तो पता है ना, उसने ये साबित कर दिया। और फिर 1986 में 1896 के अंदर ये नेवी को दे दिया गया कि आप इससे फायदा उठाएं। और अब क्या हुआ? किस्मत देखिए। अब तुम्हें खुशखबरी बताता हूं, देखो। एक साइंसदान था, उसका नाम था बेरेट। क्या नाम था उसका? बेरेट नाम था उसका। क्या नाम था बेटा? बेरेट नाम था उसका। और वो क्या करता था? उसका नाम क्या था? बेरेट नाम था। क्या नाम था उसका? बेरेट नाम था। याद रखना, उसका नाम क्या था? बेरेट। और बेरेट की स्पेलिंग क्या है? BARID, बेरेट। BARID, BARID, बेरेट। एक मिनट बेटा। अच्छा, उसका नाम क्या था? बेरेट। मैं जरा एक मोबाइल ऑफ कर दूं। अच्छा, उसका नाम क्या था? बेरेट। BARID, बेरेट। अच्छा, उसने बड़ा काम किया यार। अब उसने क्या किया कि हर्ट्ज के काम को, मार्कोनी के काम को, मैक्सवेल के काम को आगे बढ़ा दिया। उसने पता क्या किया? उसने ये किया, मैंने ये मोबाइल ऑफ कर दूं ना जरा, ठीक है बेटा? थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अब आप देखें, उसने क्या काम किया कि बेरेट ने क्या काम किया? एक ऐसा साइंसदान था, इसने काम किया, इसने क्या काम किया? पहली मर्तबा रेडियो से, जो इसने इसकी एक शक्ल में लेकर आ गया, रेडियो बनाया इसने। इब्तदा हुई, इसने इब्तदा की रेडियो की, उन लहरों का फायदा उठाया जो टीवी की शक्ल में हमारे सामने है। किसकी शक्ल में? टीवी में। ठीक है? अब आप देखिए बेटा कि हमारे पास ये चीजें मौजूद हैं जो टीवी की शक्ल में। बेटा अभी इस क्लास, बल्कि आप एक काम करें ना, यहां तक रोकते हैं, पिछली क्लास में एक क्लास और लेंगे, इसको रिपीट कर देंगे, ठीक है? और चैप्टर कल अगली क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है ना? आप बताइए क्या सही है ना? अगली क्लास में इसको एंड करेंगे, दोबारा रिवाइज भी करा दूंगा और पक्का भी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि चैप्टर मुश्किल है, समझाने वाला था। क्या ख्याल है? ठीक है? जजाकल्ला, जजाकल्ला, जजाकल्ला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।